लेखपाल 2026 के लिए पशुपालन का वन शॉट रिवीजन, ग्रामीण समाज और विकास से जुड़ा 100% एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, पशुधन प्रबंधन, पशु रोग और दुग्ध उत्पादन को कवर करेंगे। तैयारी शुरू करें और सफलता हासिल करें। यानी एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, MCQs, ट्रिक्स, रिवीजन पॉइंट्स और ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से कवर किया है। बिल्कुल, और मैं यहाँ शुरुआत में ही जोड़ दूं कि स्टडी आर्ट 11 का ये जो टॉपिक है ना, इससे यूपी लेखपाल में सीधे 4 से 5 प्रश्न आते हैं। मतलब ये सेशन 100% एग्जाम ओरिएंटेड मास्टर क्लास है। इसमें हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन कंफ्यूजन पॉइंट्स को तोड़ेंगे जहां एग्जामिनर फंसाता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा। पशुपालन की जो नींव है ना, गाय और भैंस की नस्लें, वहीं से शुरू करते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल क्रिकेट टीम जैसा है। अच्छा, क्रिकेट टीम जैसा कैसे? में हर खिलाड़ी का अपना एक खास रोल होता है ना, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, बिल्कुल वैसे ही पशुओं में होता है। जैसे अगर हम गाय की देशी नस्लों को देखें तो सबसे पहले नाम आता है साहीवाल का, जिसे लोला या मुल्तानी भी कहते हैं। हाँ, साहीवाल सबसे बेहतरीन देशी नस्ल। बिल्कुल, और इसकी खासियत ये है कि ये 20 से 25 लीटर तक दूध देती है, जो देशी नस्लों में सर्वाधिक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आता है वो ये है कि साहीवाल का दूध सबसे मीठा होता है। अब मैं चाहूंगी कि आप इसका साइंटिफिक कारण बताएं। ये मिठास कहाँ से आती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें। दूध में जो मिठास होती है ना, वो किसी चीनी से नहीं, बल्कि प्राकृतिक शर्करा यानी लैक्टोज के कारण होती है। साहीवाल के दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो मीठा होता है। क्या बात है। और अगर हम विदेशी नस्लों की बात करें जो इंटरनेशनल चैंपियंस है, तो उसमें हॉलिस्टीन फ्रीजियन यानी HF का नाम आता है। हाँ, HF जो कि हॉलैंड की नस्ल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो बिना सोचे HF पर टिक करना है। लेकिन HF के साथ एक बड़ी समस्या भी तो है। बिल्कुल है। हमारे भारत का जो मौसम है, खासतौर पर राजस्थान का सूखा और भयंकर गर्मी, वहां HF सरवाइव नहीं कर सकती। और यहीं पर काम आती है हमारी थार पारकर नस्ल। नाम से ही पता चल रहा है, थार को पार करने वाली। एकदम सही। थार पारकर सूखा और गर्मी सहने के लिए ही बनी है। अच्छा, विदेशी नस्लों में एक और नाम बहुत पूछा जाता है, जर्सी गाय, जो इंग्लैंड की नस्ल है। हाँ, और जर्सी की क्या खासियत है? जर्सी की खासियत यह है कि विदेशी नस्लों में इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा यानी फैट पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो रटने वाले हैं, जैसे नागौरी नस्ल के बैल फुर्तीलेपन के लिए जाने जाते हैं। और सबसे भारी नस्ल कौन सी है? सबसे भारी नस्ल है कांकरेज। और हाँ, जो नस्लें दूध और कृषि कार्य दोनों के काम आती हैं, उन्हें द्विकाजी या ड्यूअल पर्पस कहते हैं। बिल्कुल। अब गाय से आगे बढ़ते हैं और भैंस की नस्लों पर आते हैं। यहाँ पर ना एग्जामिनर का सबसे फेवरेट कंफ्यूजन पॉइंट छुपा है। हाँ, वो दूध और फैट वाला कंफ्यूजन। बिल्कुल। अगर एग्जाम में सीधा सा सवाल आए कि सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, तो सब जानते हैं जवाब मुर्रा है, जिसे ब्लैक गोल्ड या दिल्ली भैंस भी कहते हैं। इसके सींग बिल्कुल जलेबी की तरह घुमावदार होते हैं। हाँ, जलेबी वाले सींग, ये कीवर्ड याद रखना है। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अगर पूछा जाए कि दूध में सर्वाधिक वसा यानी मैक्सिमम फैट किस भैंस के दूध में होता है, तो क्या तब भी मुर्रा सही जवाब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर माइनस मार्किंग हो जाती है। अगर सर्वाधिक वसा पूछा है तो जवाब होगा भदावरी। स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट पर। भदावरी के दूध में 12 से 14% तक फैट होता है। अरे वाह, 12 से 14%! और इसका रंग भी तो अलग होता है ना? हाँ, इसका रंग तांबे जैसा यानी कॉपर कलर का होता है। इसका साइंटिफिक लॉजिक भी है। भदावरी जिस कठोर इलाके में विकसित हुई है, वहां चारे की कमी होती है, तो प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया कि वो कम दूध में ही ज्यादा ऊर्जा यानी फैट अपने बछड़े के लिए स्टोर कर सके। ये लॉजिक तो इसे हमेशा के लिए याद करवा देगा। अच्छा, इसके अलावा जाफराबादी भी है, जिसे छोटा हाथी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत भारी होती है। हाँ, और सूरती भैंस, जिसके सींग दराती के आकार के होते हैं।
और एक और है नीली रावी, जिसे पंचकल्याणी भी कहा जाता है। बिल्कुल। चलिए अब बड़े पशुओं से थोड़ा छोटे पशुओं की तरफ चलते हैं, यानी उस पशु की बात करते हैं जो ग्रामीण भारत का चलता फिरता एटीएम है, बकरी, जिसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। सही कहा। लेकिन बकरी पालन से जुड़ा एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है सिटी गोट या शहरी बकरी। मुझे एक बात बताइए, क्या सच में बकरियों को शहरों में बंद कमरों या छतों पर पाला जा सकता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है हाँ। बर्बरी नाम की जो नस्ल है ना, उसे बांध कर पाला जा सकता है। उसे खुले चरागाह की जरूरत नहीं होती, इसीलिए बर्बरी को सिटी गोट कहते हैं। अच्छा, और ये बर्बरी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये यूपी के एटा और मथुरा क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। ये तो शहरी किसानों के लिए बेस्ट है। और भारत की सबसे बड़ी बकरी कौन सी है? वो है जमुना पारी, जो इटावा क्षेत्र की है। इसकी पहचान बड़ी अनोखी है। इसके कान पेंडुलम की तरह लटकते हैं और नाक बिल्कुल तोते जैसी होती है। तोते जैसी नाक, ये एमसीक्यू में सीधा पूछा जा सकता है। और सर्दियों वाले इलाकों में लद्दाख की पश्मीना या चांगथांगी बकरी है, जिसके बालों से पश्मीना ऊन बनती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और फैक्ट लिख लीजिए। दूध की रानी किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड की सानिन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। क्या बात है। अब पशु जगत के कुछ और वीआईपी फैक्ट्स की बात करते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखता है। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथक है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ऊंट के कुबड़ में पानी की एक बूंद भी नहीं होती। वहां सिर्फ और सिर्फ वसा यानी फैट जमा होता है। एक मिनट, तो फिर वो रेगिस्तान में इतने दिन बिना पानी के कैसे रह लेता है? देखो, जब ऊंट को पानी नहीं मिलता तो उसका शरीर उसी वसा को जलाना शुरू करता है, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में पानी बनता है, जिसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। यही उसे जिंदा रखता है। वाओ, कुदरत का क्या गजब विज्ञान है। कुछ और वन लाइनर्स भी हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कुत्ते का औसत जीवन काल 12 वर्ष होता है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है और प्रजनन के लिए शरद ऋतु या शीतकाल सबसे अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। अब थोड़ा डेयरी से बाहर निकलते हैं। पशुपालन सिर्फ गाय भैंस तक सीमित नहीं है। मुर्गी, मछली और सुअर पालन से भी यूपी लेखपाल में तगड़े सवाल बनते हैं। हाँ, पोल्ट्री के फैक्ट्स अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। जैसे मुर्गी के अंडे का औसत वजन कितना होता है? ये है 55 ग्राम और अंडे के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम जाति है ऑरपिंगटन। सुअर पालन की बात करें तो विश्व में चीन नंबर 1 पर है। लेकिन सबसे ट्रिकी सवाल मछली पालन से आता है। वो अल्सर वाला? हाँ, मछलियों में एक बीमारी होती है अल्सर। अल्सर? अब अल्सर सुनकर लगता है कि या तो पेट की बीमारी होगी या कोई वायरस होगा, लेकिन ध्यान रखिए, ये एक जीवाणु जनित रोग है। पानी की खराबी से बैक्टीरिया मछली की त्वचा पर घाव कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे जरूर नोट कर लें। अच्छा, मधुमक्खी पालन में भी एक कमाल का फैक्ट है। रानी मधुमक्खी एक दिन में 1500 अंडे देती है। और जो मोती हम देखते हैं ना, वो पिंक टाडा समुदाय के सीप्स यानी ऑयस्टर से निकाले जाते हैं। ये भी पशुपालन का ही एक कमर्शियल हिस्सा है। बिल्कुल। अब वापस उस प्रोडक्ट पर आते हैं जिसने भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाया, यानी दूध। श्वेत क्रांति का उत्पाद। हाँ, लेकिन दूध से जुड़ा एक बहुत ही बेसिक साइंटिफिक सवाल है। गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन की वजह से। ये वही कैरोटीन है जो हमारे शरीर में विटामिन ए बनाता है। और मजे की बात यह है कि भैंस की तुलना में गाय के दूध में कैरोटीन 10 गुना ज्यादा होता है। तो क्या भैंस के दूध में कैरोटीन नहीं होता? वो तो बिल्कुल सफेद होता है। होता है, लेकिन भैंस का पाचन तंत्र उस कैरोटीन को खून में ही विटामिन ए में बदल देता है और विटामिन ए रंगहीन होता है, इसीलिए भैंस का दूध सफेद दिखता है। ये तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात हो गई। दूध की शुद्धता और घनत्व मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चरीकरण करते हैं, जिसमें दूध को 62 डिग्री सेल्सियस यानी 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। बिल्कुल। और न्यूट्रिशन की बात करें तो दूध में 25 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। घी में 99%, 99% वसा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? ये सवाल चौंकाने वाला है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में होता है, गाय या भैंस में नहीं। क्या बात है। और भारत के डेयरी सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड
1970 में शुरू हुई थी। जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। उन्हीं के जन्म दिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और अमूल प्लांट की शुरुआत 1946 में ही हो गई थी। इन्हीं के विजन का नतीजा है कि आज विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। और भारत के अंदर कौन नंबर 1 है? अपना उत्तर प्रदेश। यूपी पूरे देश के उत्पादन का 15.66% दूध पैदा करता है और यूपी में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 485 ग्राम प्रतिदिन है। एक फैक्ट और है, जो भैंस हम भारत में पालते हैं, विज्ञान में उसे जल भैंस कहते हैं, जिसका गर्भकाल 280 दिन का होता है और भारत ही जल भैंस की जन्मस्थली है। भारत के कुल दूध उत्पादन का 50% इन्हीं भैंसों से आता है। सही कहा। लेकिन ज्यादा दूध उत्पादन का दबाव जब पशुओं पर पड़ता है तो बीमारियां भी आती हैं। हाँ, और एग्जाम में बीमारियों से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को अलर्ट करना चाहूंगी, बीमारियों के कारण यानी वायरस बनाम बैक्टीरिया वाले हिस्से में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसे आसान बनाते हैं। चलिए बीमारियों को बांट लेते हैं। सबसे पहले विषाणु जनित रोग। इसमें आता है खुरपका मुंहपका, जो सबसे खतरनाक संक्रामक रोग है। और हाल ही में जो लंपी स्किन बीमारी फैली थी वो भी तो वायरल थी ना? हाँ, लंपी स्किन कैप्रीपॉक्स वायरस से फैलती है। और एक बीमारी थी पशु प्लेग, जिससे भारत अब पूरी तरह मुक्त हो चुका है। अब यहाँ एक बीमारी आती है जो नाम से सबसे बड़ा धोखा देती है, मिल्क फीवर। अरे हाँ, मिल्क फीवर। नाम में फीवर है तो लगता है बुखार होगा या कोई वायरस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिल्क फीवर कोई बुखार या जीवाणु नहीं है, ये एक कमी वाला रोग है, डिफिशियंसी डिजीज। ब्याने के तुरंत बाद पशु के शरीर में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है। इसमें बुखार नहीं आता, बल्कि तापमान कम हो जाता है। ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट था। अब जीवाणु जनित रोगों की बात करें तो गिल्टी रोग यानी एंथ्रैक्स सबसे खतरनाक है। हाँ, एंथ्रैक्स। इसमें पशु के प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा काला खून निकलता है और ये इंसानों में भी फैल सकता है। थनों के सूजन के लिए थनैला रोग होता है, मांसपेशियों की सूजन के लिए लंगड़ा बुखार होता है और ब्रुसेलोसिस वो बैक्टीरियल बीमारी है जिसमें पशु का समय से पहले गर्भपात हो जाता है। बिल्कुल। अब क्योंकि हम यूपी लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं तो यूपी का जो स्पेशल पशुधन डेटा है उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए यूपी के नक्शे की एक यात्रा करते हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर बेल्ट में देखें तो मुजफ्फरनगरी भेड़ मिलती है जो सबसे भारी होती है। मथुरा और एटा की तरफ आए तो हमारी सिटी गोट यानी बरबरी बकरी मिलती है। बरेली और पीलीभीत की तरफ घुर्रा सुअर और पवार गाय की नस्ल पाई जाती है। लखीमपुर खीरी में खेरीगढ़ गाय मशहूर है और इटावा आगरा के क्षेत्र में हमारी भदावरी भैंस और जमुनापारी बकरी मिलती है। और पूर्वांचल में गाजीपुर और बलिया की तरफ गंगातीरी गाय पाई जाती है जो कि एक द्विकाजी नस्ल है। इन सब का नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश कुल पशुधन, कुल भैंसों की संख्या, दुग्ध उत्पादन, बकरियों की संख्या और सुअर पालन, इन सभी में पूरे भारत में नंबर 1 है। बिल्कुल नंबर 1। अब क्लास के आखिरी में आ गए हम। बोर्ड साफ करने से पहले जो रैपिड फायर रिवीजन होता है ना, चलिए वो करते हैं। एग्जाम रिवीजन ब्लास्ट। डन। तो पहला फैक्ट, जब बछड़े का जन्म होता है तो उसके अस्थायी दांतों को क्या कहते हैं? उन्हें टेम्पररी इंसाइजर कहते हैं और परमानेंट दांत आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। दूसरा सवाल, पशुओं को बधिया करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे बर्डिजो या ट्रेलर यंत्र कहते हैं। बकरी की खाद कृषि के लिए क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब और कहां हुआ? ये 1948 में इज्जतनगर बरेली में हुआ था। और आखिरी लीगल फैक्ट्स, यूपी गो सेवा आयोग की स्थापना कब हुई और गोवध निवारण अधिनियम कब आया? गो सेवा आयोग 1999 में बना और गोवध निवारण अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। क्या बात है, एकदम परफेक्ट रैपिड फायर। तो सारे फैक्ट्स हमने कवर कर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।